हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वापस से ऑप्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखें या जनरल देखें, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ यहाँ पर। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 row more. Find the number of students in the class. हमें देखिए किसकी बात कर रहा है, वो रो की बात कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो दो चीज़ों की बात कर रहा है, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है और रो की बात कर रहा है। तो देखिए हम प्लेयर हैं, कोई भी काम के लिए स्कूल में रो बना के खड़े होते हैं, तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमने रो बनाई। आपके क्लास में भी आप देखिए बच्चे बैठे होते हैं तो रो में बैठे होते हैं, बेंचें लगी होती है रो के अंदर और रो हर एक रो में बच्चे होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक रो में 10 बच्चे, 3 रो हैं तो कितने बच्चे हुए, 30 बच्चे हुए। एक रो में 10 बच्चे, हमारे क्लास में कितनी रो हैं, 3 रो हैं। तो यानी कि एक रो के हम नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लें और नंबर ऑफ रो मान लें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि क्लास में 3 रो हैं और एक रो में 10 बच्चे हैं, तो 3 रो में कितने होंगे, 10 × 3 30 बच्चे हो जाएंगे, 30 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी समझना है हमको कि हम कैसे फाइंड करें। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3.7 एक्सरसाइज है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है अपने को कि स्टूडेंट को हमें एक चीज़ मानना है और रो को हमें दूसरी चीज़ मानना है। ये अब हमारे ऊपर है, किसको हम एक्स बोलें, किसको हम वाई बोलें, ये सब हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू कितना, x। एक रो में x स्टूडेंट हैं, ये मैंने बोला। दूसरा नंबर ऑफ रो कितनी है, सपोज हमारी y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास कितना हो जाएगा, x × y। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक रो में 10 बच्चे हैं, 3 रो हैं, तो 10 × 3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो x है, नंबर ऑफ रो y है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आएंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब इसी के ऊपर वो एक कंडीशन बना रहा है। देखिए क्लास के बच्चे तो फिक्स हैं, क्लास में बच्चे तो बदल नहीं रहे, तो वो बोल रहा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो। अगर x + 3 कर दें, एक रो में अगर 10 बच्चे थे, मैंने 13 कर दिए, 3 बच्चे और बढ़ा दिए। जब 3 बच्चे बढ़ा देंगे तो ये तो मालूम है आपको कि नंबर ऑफ रो कम हो जाएंगी। हर एक रो में अपन ने क्या करा, 3 बच्चे बढ़ा दिए। 3 बच्चे बढ़ाने से जो ज़्यादा रो थी, जगह कम थी, तो हमने क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दिए, तो रो हमारी क्या हो गई, कम हो गई। प्रैक्टिकली सोचो, हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचो कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, 2 बेंचें 3 बेंचें और पीछे लगा दी टीचर ने, तो साइड वाली रो को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि जो और रो हैं उनमें हम बच्चे बढ़ा रहे हैं। तो अगर 6 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, 10 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, अगर हम हर एक रो में बच्चे बढ़ा दें तो एक रो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम 3 स्टूडेंट को रो में बढ़ा दें, 3 स्टूडेंट रो में बढ़ा दें, यानी पहले हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने थे, x थे। अगर मैंने हर एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दिए तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है देयर वुड बी 1 रो लेस, तो हमारी एक रो कम हो जाती है। y - 1 नंबर ऑफ रो कितनी है, y, तो रो कितनी हो जाती है, एक रो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही है, तो x × y। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट वही है, हम रो को कम और ज़्यादा, स्टूडेंट को रो में कम और ज़्यादा ये कर रहे हैं, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट तो जितनी स्ट्रेंथ है क्लास में वही है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो x × y है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी उसने बोला
इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर एक रो में 3 बच्चे कम कर दें, एक रो में से 3 बच्चे हटा दें, कम कर दें, जब कम कर दें यानी पीछे की बेंचों को कम कर दें, या खड़े हुए बच्चों को बोले कि आप इधर आ जाओ, पीछे पीछे के 3 बच्चे हट जाओ यहाँ से, हर एक रो में से, तो उन बच्चों को कहीं तो खड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब नई रो बनेगी। तो वो बोलता है 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रो मोर, तब 2 कितनी हो जाती हैं, 2 रो ज़्यादा लग जाती हैं, 2 रो ज़्यादा बन जाती हैं। यानी x - 3, अगर रो में से 3 बच्चे हर एक रो में से कम कर दें तो नंबर ऑफ रो कितनी हो जाती है, y थी तो y + 2 हो जाती है, नंबर ऑफ रो बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो मैंने आपको बोला वही होता है, तो ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये कंडीशन लगा के इसको हमने लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब इसका क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी तो हमने ये कंडीशन फॉलो करी, अब इसके बाद हमें बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, पहले बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बना लीजिए। तो बाइनोमियल से बाइनोमियल देखिए, x × y आएगा, -x आएगा, +3y आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास xy - x + 3y - 3 = xy। xy से xy कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन बन गई -x + 3y - 3 = 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन मेरी फॉर्म हो गई। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये दूसरी इक्वेशन हम बना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, xy + 2x - 3y - 6 = xy। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, xy 2x - 3y - 6। अब ये xy से xy कैंसिल हो गया, xy से xy कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x - 3y - 6 = 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है, तो हम क्या करें, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -x है, तो इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले तो मैं ऐसे ही नोट कर देती हूँ यहाँ पर, फिर हम इसको इरेज करके सॉल्व करेंगे। 3y - 3 = 0 इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये 2x - 3y - 6 है, यहाँ पर -x है। अगर इस होल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फर्स्ट वाली को, तो -2x + 3 × 2 = 6 है, y - 3 × 2 = 6 = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y - 6 = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए वेरिएबल क्या हो गया, इनके कोफिशिएंट सेम हो गए, और एक में माइनस है एक में प्लस है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इनको ऐड कर दीजिए। तो ये -2x और +2x कैंसिल हो गया। ये यहाँ पर क्या आया हमारा 3y, यहाँ पर हो गया -12 = 0। तो 3y = 12, तो y = 3 4 = 12, y = कितना आ गया 4। यानी नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी 4 है। अब 4 जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो y की वैल्यू हम रख रहे हैं -x + 3 × 4 - 3 = 0। तो -x + 12 - 3 = 0। तो -x = -9, 12 - 3 9, प्लस का 9 उधर गया, माइनस का 9, तो x = 9। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट in each row equal to 9, और number of row is equal to 4। तो number of student, total number of student in class, total number of student
इन क्लास कितने हो जाएंगे? अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9 इंटू 4 36 स्टूडेंट क्लास के अंदर थे। अगर इस टाइप से अरेंजमेंट करा हमने तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास के अंदर? 36। तो देखिए बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, टफ नहीं होते हैं, पर हर क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये अलग हटके क्वेश्चन था, उसके पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस करे वो अलग हटके थे, आगे आने वाले क्वेश्चंस भी अलग हटके हैं। और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या कोई भी कंपटीशन में पूछे गए हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला एनटीएससी में भी आ चुका है। तो लीनियर इक्वेशन के ऊपर भी एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दूसरा अभी नया प्रोसेस आया है, एमसीक्यू पैटर्न बन रहा है। तो एमसीक्यू जब पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं तो एमसीक्यू पैटर्न में भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से करना है। देखिए मैथ्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू पैटर्न से मैथ्स में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैथ्स करते आता है, इक्वेशन सॉल्व करते आती है, तो आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी जो नया पैटर्न आ रहा है सीबीएसई का, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिमांड ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा पूछने लग गए हैं। क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन के कारण ढंग से बच्चों का सिलेबस नहीं हो रहा है, तो शॉर्टकट क्या खोज रहे हैं कि भाई बच्चा एमसीक्यू पैटर्न कर ले, इजी तरीके से कर ले। पर मैथ्स और साइंस में थोड़ा फ़र्क होता है। साइंस और सोशल में हमें क्या करना रहता है, रीडिंग करनी रहती है। जितना ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसके हमें क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में आपको मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने एमसीक्यू आपके ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि वहाँ तो एमसीक्यू है, आंसर निकालना है, वहाँ प्रोसेस के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो मैथ्स अलग चीज़ है और दूसरे सब्जेक्ट अलग चीज़ है। तो मैथ्स में तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके एमसीक्यू सही जाएंगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखिए बोर्ड एग्जाम में हम जब लिखने का क्वेश्चन आता है तो लिखने में तो हम प्रोसेस लिखते हैं, हमने मेथड लगाया, 1 नंबर इस स्टेप का, 1 नंबर इस स्टेप का, आधा नंबर इस स्टेप का, स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन एमसीक्यू में तो ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 में से अगर आंसर बी है और आपने ए लगाया तो 0 और बी लगाया तो पूरे। तो मैथमेटिक्स में अलग चीज़ होती है। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड बनाइए, एक्यूरेसी लेके जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो भी पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो पूछ सकता है तो 9 आंसर है। नंबर ऑफ रो 4, तो नंबर ऑफ रो भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रो इन द क्लास, तो ये भी पूछ सकता है। वो बोल सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 36। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन बन गए यहीं पर। अगर एमसीक्यू पूछता है तो अगर वो ईच रो पूछता है तो 9 हो गई, नंबर ऑफ रो पूछता है 4 हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता है तो 9 हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास तो 36। तो ना 9 आंसर सही है ना 4 आंसर सही है, हमारा आंसर जाएगा 36। तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो भी निकालना पड़ता है। और जब तक हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास हम नहीं बता पाएंगे कि 36 इसका आंसर सही आंसर है। तो मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छा स्कोर जाता है। इसलिए मेरे साथ साथ आप हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। नया क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे रखी है और उसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले भी हमने करा हुआ है कि कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या बनाना रहता है, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना पड़ता है। यानी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या बनानी है, टेबल। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हमें कैसे लिखना चाहिए, y के फॉर्म में लिखना चाहिए। ये मैं जब ग्राफिकल पढ़ाया तब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप अगर नहीं आता है आपको ग्राफ तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ग्राफिकल स्टार्टिंग में पूरा समझाया है। ग्राफिकल मेथड होता है। तो यहाँ पर अब ये जो अलग से क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शनल एक्सरसाइज में, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए y के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 5x - 5
और यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, और ये हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। दूसरी इक्वेशन बनाना है, y इक्वल टू हमारे पास आएगा 3x माइनस 3। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास y इक्वल टू आएगा 3x माइनस 3, यहाँ पर y इक्वल टू आएगा 5x माइनस 5। अब हम यहाँ पर भी एक टेबल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू सपोज मैंने 0 ली, x की वैल्यू मैंने 0 ली तो 5 इंटू 0 0 यानी -5 आ गया हमारे पास। क्लियर है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 ये मेरे पास 0 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने 5 की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, 5 2 = 10, यहाँ पर देखिए अगर हमने x की वैल्यू 2 ली तो 5 2 = 10, 10 माइनस 5 ये 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली, 0 ली, अगर मैंने यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर मैंने 1 लिया, हाँ यहाँ पर अगर मैंने 0 लिया तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। अगर x की वैल्यू 0 ली तो ये क्या हो गया, -3 हो गया। अगर x की वैल्यू मैंने 1 ली, x की वैल्यू 1 ली तो ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। फिर x की वैल्यू मैंने अगर 2 ली, 3 2 = 6, 6 माइनस 3 3 आ गया। ये मेरे आ गए कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट है इनको हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद उसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ, इससे हम ग्राफ बना लेंगे। फिर उसने बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल फॉर्म होगा किससे, ये दोनों लाइन है उससे, और y एक्सिस देखिए ट्रायंगल 3 लाइन से फॉर्म होता है, 2 लाइन तो गिवन है, तो एक हम x एक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं और एक हम y एक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला है y एक्सिस और ये जो लाइन है उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसके वर्टाइसेस लिखिए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस। तो पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लें, फिर y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसके हम वर्टाइसेस लिख दें। तो देखते हैं, पहले तो हम ग्राफ बनाएं। देखिए अब यहाँ पर पहली वाली लाइन में प्लॉट कर रही हूँ, ये फर्स्ट लाइन है, ये L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है। नाम दे सकते हैं L1 L2 लाइन को। अब यहाँ पर देखिए 0, -5, x पर 0, -5 0, यानी हमें कहीं नहीं जाना है। ये हमारा होता है 0 0, ये हमारा होता है ऑरिजिन और ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ऑरिजिन होता है, हमें 0 यानी कि x पर नहीं चलना है, कहाँ पर चलना है, y पर -5 यानी नीचे की तरफ चलना है। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया 0, -5। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा आ गया 0, -5। अब हमें चलना है 1, 0, x पर चलना है, y पर नहीं चलना है, तो ये आ गया मेरा 1 और ये हो गया 1, 0। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है 2, 5, ये 1 ये 2 और ये ऊपर की तरफ 5 चलना है, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट हो गया सी पॉइंट। ए इसको बोल देते हैं ए, ये बी और ये सी, तो ए पॉइंट हो गया ए पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब यहाँ से इसको लाइन देखिए ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तीनों को मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे। तो ये जो है ये मेरी लाइन बन गई और इस लाइन का नाम क्या है, L1 लाइन। L1 लाइन का नाम क्या है, y = 5x - 5, ये हमने बना दी। अब दूसरी लाइन प्लॉट करना है 0, -3, तो ये 0 है, -3 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया 0, -3। इसका नाम दे देते हैं P, ये Q और ये हो गया R, तो ये नाम है इसका P नाम हो गया। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है 1, 0, तो 1, 0 तो यही पॉइंट आ रहा है 1, 0, जिसका नाम हम बोल सकते हैं Q। B और Q कैसे पॉइंट है, सेम पॉइंट है। B और Q 1, 0 यहाँ भी है,
यहाँ भी ये सेम पॉइंट आएगा। फिर 2,3, अब 2 और 2,3 यानी इधर आएगा 1 2 3, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मिलाते हुए लाइन खींचना है, तो देखिए इसका एक पॉइंट ये P है, ये Q है और ये R है, तो यहाँ से लाइन ऐसी जाएगी, ये लाइन हमारी ऐसी जाएगी, ये लाइन हो गई हमारी L2 लाइन। क्लियर है? बहुत मतलब उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम जनरली बनाते हैं तो बड़े बड़े फिगर, दूर दूर लाइन आती है, पर यहाँ देखिए लाइन कितनी पास पास आ रही है, यानी आपको समझना है कि पॉइंट्स हम कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ दिख रहा है मेरे को पॉइंट्स, ये पॉइंट जो है 0,-5 है, ये पॉइंट क्या है 0,-3 है, और ये पॉइंट क्या है 1,0 है। तो ये उसने क्या बोला है हमसे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस। तो दीज लाइन, एक लाइन ये और वाई एक्सिस ये वाली लाइन, यानी ये हमारा ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है फॉर्म हो रहा है, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल है तो एक वर्टाइसेस ये हो गया, एक वर्टाइसेस ये हो गया और एक वर्टाइसेस ये हो गया। तो हमारे पास जो वर्टाइसेस हैं इसके वो हैं B वर्टाइसेस है, B बराबर Q वर्टाइसेस है, जिसका आंसर हमारा क्या है 1,0। एक वर्टाइसेस है हमारा P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं 0,-3, और एक वर्टाइसेस है हमारा A, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 0,-5। तो ये हमारे आ गए वर्टाइसेस। उसने बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो ये आपको समझना है कि ये ट्रायंगल जो है फॉर्म हो रहा है, किसके साथ फॉर्म हो रहा है, वाई एक्सिस। उसने वाई ही पूछा है, तो वाई के साथ ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उससे हमें क्या निकालना था, इसके वर्टाइसेस। तो 1 2 और ये 3। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और आगे आने वाले समय में मैं आपको NTSC की सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। ये मेरी NCERT सीरीज़ चल रही है, अब इसके बाद मैं आपको NTSC की सीरीज़ लाने वाली हूँ। मैट के 100 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको यहाँ मैट के टॉपिक वाइज आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपकी मैट की प्रैक्टिस होगी, NTSC के बारे में बताऊंगी, सारी चीज़ें हम डिटेल में लेके आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।